नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। हम डेली बेसिस पे करते हैं डीएसएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तो आज है कुछ हिंदी के क्वेश्चंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दिए गए वाक्य में उपयुक्त विराम चिन्ह का चयन कीजिए। किधर चले से हमें समझ में आ रहा है कि ये क्या प्रश्न पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जो चिन्ह आए वो कौन होगा? प्रश्नवाचक चिन्ह, जो कि सी में दिया हुआ है। सी हमारा क्या है? राइट आंसर है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रनिवास दिए गए शब्द का प्रत्यय ज्ञात कीजिए। रनिवास मतलब रनिवास में प्रत्यय में क्या होता है कि प्रत्यय जब जो किसी शब्द के पीछे जुड़ता है उसे प्रत्यय बोलते हैं। उपसर्ग किसे बोलते हैं? जो किसी शब्द के आगे जुड़ता है तो उसे उपसर्ग बोलते हैं। तो यहाँ पे रनिवास मतलब रानी का वास। तो रानी और वास क्या है? इसमें प्रत्यय है हमारा, तो वास इसका क्या है? राइट आंसर है। आगे आते हैं। दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। शुद्ध वर्तनी में हमें देखो यहाँ पर देखा ये डबल तो होगा नहीं, दामाद भी नहीं होता, ये भी नहीं होता, दामाद होता है, दामाद, याद रखिएगा। आगे आते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित शब्द का पर्यायवाची नहीं है। तो पर्यायवाची, प्रकाश का पर्यायवाची क्या होता है? तो प्रकाश का पर्यायवाची पहले ही बात तो क्या क्या होता है? प्रकाश का पर्यायवाची प्रदीप होता है। प्रदीप। प्रकाश का पर्यायवाची क्या होता है? प्रदीप। प्रदीप किसका होता है? पर्यायवाची प्रकाश का होता है। चमक भी प्रकाश का पर्यायवाची होता है। ज्योति ये भी क्या प्रकाश का पर्यायवाची है। उजाला भी क्या है? एक ही जगह हो उजाला, ये भी क्या है? प्रकाश का पर्यायवाची है। रोशनी पूछ ले तो ये भी प्रकाश का पर्यायवाची है। कांति, फिर उसके बाद आलोक, सुषमा, आभा, ठीक है, प्रभा, ये सब किसका पर्यायवाची है? सब प्रकाश का पर्यायवाची है। तो आप इसमें से देख ले, चमक प्रकाश का पर्यायवाची है, तो ये हमारा राइट, ये नहीं आंसर होगा। प्रभा भी सब किसका है? प्रकाश का पर्यायवाची है। ज्योति प्रकाश का पर्यायवाची है। अंबिका जो है ये प्रकाश का पर्यायवाची नहीं है। अंबिका किसका पर्यायवाची है? ये माँ, भवानी, दुर्गा, चंडिका, गौरी, ये सब की पर्यायवाची है। तो ठीक है, इनका अंबिका का पर्यायवाची क्या होता है? माँ, भवानी, दुर्गा, माता, जननी, पार्वती, गौरी, चंडिका, शिवानी, ये सब किसका है? अंबिका का पर्यायवाची है। आगे आता है, नेक्स्ट देखते हैं। व्यभिचारी, इसका विलोम शब्द देखना है। व्यभिचारी का विलोम क्या होगा? तो व्यभिचारी का मतलब होता है वैसा आदमी जो निकृष्ट, जिसका आचरण क्या हो? निकृष्ट आचरण हो। निकृष्ट आचरण वाला आदमी को क्या बोलते हैं? व्यभिचारी बोलते हैं। तो अच्छा आचरण वाला कौन होगा? सदाचारी क्या होगा? अच्छा आचरण वाला। अच्छा आचरण वाला क्या होगा? सदाचारी। तो व्यभिचारी का विलोम क्या होगा? सदाचारी। ये हमारा राइट आंसर है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं कि जीवेश एक प्रतिभाशाली विद्यार्थी है। इसमें आपको ज्ञात करना है कि कौन सा पुरुष है, किस पुरुष की बात की जा रही है। देखो, उत्तम पुरुष में जब क्या होता है? जब हम अपने बारे में बोलते हैं मैं अगर शब्द लगा रहे या हम लोग रहें तो ये क्या हो गया? आपका उत्तम पुरुष आता है। कौन सा आता है? उत्तम पुरुष का प्रयोग किया जा रहा है। मध्यम पुरुष तब होता है जब तुम का प्रयोग रहा, तो मध्यम पुरुष होता है आपका मध्यम पुरुष। और अन्य पुरुष तब आता है जब हम किसी तीसरे के बारे में बात करें, मतलब जीवेश, ही, शी, इट, इंग्लिश में पढ़ते हैं तो वैसे ही क्या है? वह, या, दे, ये सब, चाहे जीवेश, सीता, राम, ये सब क्या हो गया? हमारा अन्य पुरुष में आता है। उत्तम पुरुष में क्या है? मैं, हम लोग। मध्यम पुरुष में तुम। अन्य पुरुष में जितने भी आ गए वो सब अन्य पुरुष में आते हैं। नेक्स्ट आगे देखते हैं हम। दिए गए युग्म का सही शब्द युग्म ज्ञात कीजिए।
देखिए ये हमेशा क्वेश्चन आता है श्रुति संभिन्नात्मक शब्द, एक क्वेश्चन हमेशा इसके रहते ही रहते हैं, तो आप इसे अच्छे से तैयार कर लें। श्रुति संभिन्नात्मक शब्द जो होते हैं, अम्बु, अम्बु मतलब क्या होता है, अम्बु मतलब जल होता है, अम्बु मतलब जल, और अम्ब मतलब क्या होता है, माता। तो अम्बु मतलब जल, अम्ब मतलब माता, ये क्या है आपका राइट आंसर है। अगर आपसे पूछ लें अंत, अंत मतलब क्या होता है, अंत मतलब तो समाप्ति होता है, समाप्त। अगर वही अंत्य पूछ ले, अंत्य, अंत्य पूछ ले तो अंत्य मतलब होता है नीच, क्या होता है, नीच। आसन पूछ ले, आसन आपसे, आसन का मतलब क्या होता है, भोजन, भोजन। आसन पूछ ले, आसन, आसन मतलब क्या होता है, बैठने की वस्तु, जो बैठने की वस्तु होती है, बैठने की वस्तु, ठीक है। अम्बुज पूछ ले, अम्बुज, अम्बुज मतलब क्या होता है, कमल। अगर वही आपसे अम्बुधि पूछ ले, अम्बुधि, अम्बुधि, तो अम्बुधि का क्या होता है, अम्बुधि मतलब होता है सागर, सागर। देखो पहली बात फिर से हमें याद रखना है, अम्बु, अम्बु मतलब क्या होता है, जल, अम्ब मतलब माता। अंत मतलब क्या होता है, समाप्त, अंत्य रहे तो नीच। आसन मतलब भोजन, आसन मतलब बैठने की वस्तु। अम्बुज रहे तो कमल, अम्बु मतलब जल, अम्बुज कमल, अम्बुधि सागर। चलो आगे देखते हैं, एक ना एक क्वेश्चन ये हमेशा आता ही है, तो आप इसे श्रुति संभिन्नात्मक शब्द लुसेंट कर ले, खरीद ले, हिंदी का व्याकरण जो आता है उससे आप यहाँ वहाँ से याद कर सकते हो, या तो मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा, आप वहाँ से याद कर लेंगे, ठीक है। अब आते हैं निम्नलिखित वाक्यों में से संयुक्त वाक्य ज्ञात कीजिए। देखो जो मैंने उस पिछले वीडियो में बनाया था, उस वीडियो में मैंने बताया था कि जो वाक्य के रचना के आधार पर वाक्य 3 टाइप के होते हैं, कौन कौन से होते हैं। एक मैंने बताया था सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। सरल वाक्य वो वाक्य होता है जो साधारण एकदम सीधा होता है, उसे सरल वाक्य बोलते हैं। जैसे उसके पास टूटा हुआ खिलौना था, मतलब ये सरल वाक्य है, एकदम साधारण सा वाक्य है, ठीक है, ये सरल वाक्य हो गया। संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य में थोड़ी सी दिक्कतें होती है, तो उससे मैं आज वो दिक्कत भी खत्म हो जाएगा। तो चलिए इसको देख लेते हैं, सरल वाक्य और संयुक्त वाक्य में क्या क्या दिक्कत है। यहाँ पर देख लेते हैं सरल वाक्य। सरल, रुक जाओ, सरल वाक्य, सरल वाक्य और संयुक्त वाक्य इधर देख लेते हैं। यहाँ पे इस साइड आ जाओ, सरल वाक्य और संयुक्त वाक्य। देखो सरल वाक्य क्या होता है हमारा, सरल वाक्य में मैं कुछ ट्रिक बताता हूँ। देखो सरल वाक्य कैसे होगा, सरल वाक्य, अगर सरल वाक्य आपको पता करना है तो आप कैसे पता करेंगे, जैसे कोई भी वाक्य हो वहाँ पर आपको और एवं तथा या अथवा इसलिए अतः फिर भी किंतु लेकिन नहीं तो पर आदि मिले, ठीक है। तो क्या होगा, वो सरल वाक्य होगा। किसी भी वाक्य में ये वर्ड मिलते हैं तो ये क्या हो गया, सरल वाक्य हो गया आपका, सरल वाक्य। अगर हम बात करें मिश्र वाक्य की, तो मिश्र वाक्य में क्या होगा, मिश्र वाक्य का देख लें। मिश्र वाक्य क्या होगा, ये एक बार आप इसको याद कर लेंगे तो ये क्या होगा,
आपको आराम से समझ में आ जाएगा। देखो मिश्र वाक्य क्या है, मिश्र वाक्य में अगर आपको किसी वर्ड में जो दिखाई दे, क्योंकि दिखाई दे, क्योंकि, जितना, उतना, उतना, जैसा, वैसा, जब, तब, जहाँ, वहाँ, 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 इधर उधर, उधर जिधर, इधर उधर जिधर, देखो उधर जिधर, यदि, तथापि, तदा, यथापि, यदापि, 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 तथापि, तथापि आदि सब वर्ड रहे तो ये क्या होगा, आपका मिश्र वाक्य होगा। तो आइए हम देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या है। क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि आपको यहाँ पे कौन क्वेश्चन, ये है लिखा हुआ कि संयुक्त वाक्य ज्ञात कीजिए। तो उसके पास खिलौना तो था किंतु वह टूटा हुआ था। किंतु किस में है, तो आइए किंतु को हम देख रहे थे। किंतु जो है सरल वाक्य में, सरल वाक्य में देखो यहाँ पे किंतु है आपका, ये जो है किंतु है। किंतु तो किंतु क्या हो गया, सरल वाक्य हो गया। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, सरल वाक्य। सरल वाक्य जब दो वाक्य, संयुक्त वाक्य वो होता है जब दो वाक्यों को मिलाया जाता है। तो इसमें क्या होगा, ये हमारा राइट आंसर है। अगर हम इसको देख ले, ये क्यों नहीं है, देखो जब उसके पास खिलौना था तो जब आ गया। तो मैंने बताया जब, तब, इधर उधर, जो, ये सब क्या रहा है। तो अगर शब्द वाक्य में ये सब आ रहा है, जब, जो, इधर उधर, यद्यपि, तथापि, यदि, ये सब क्या आ रहा है, मिश्र वाक्य होगा। जो आया यहाँ पे, मैं जो आया तो ये क्या मिश्र वाक्य है। तो ये दोनों मिश्र वाक्य हैं। ये कौन सा संयुक्त वाक्य है, तो ये दोनों गलत हो जाएगा। ये हमारा क्या है, राइट आंसर है, क्योंकि इसमें संयुक्त वाक्य पूछा गया है। आगे देखते हैं हम, यदि दिए गए वाक्य में क्रिया ज्ञात कीजिए। देखो क्रिया भी अलग अलग टाइप के होते हैं। एक होता है सकर्मक क्रिया, पहले हम इसको देख लेते हैं। सकर्मक क्रिया क्या होता है, अकर्मक क्रिया क्या होता है। पहली बात सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया वह होता है जिसमें कर्म हो ही ना हो, मतलब जिसमें कर्म ना हो, जो सीधा बिना कर्म का हो, उसे अकर्मक क्रिया बोलते हैं। जैसे वह जा रहा है, वह जा रहा है, मतलब इसमें कोई ऑब्जेक्ट है नहीं है, क्योंकि वह सब्जेक्ट है, जा रहा ऑब्जेक्ट है, जा रहा वर्ब है, ऑब्जेक्ट कोई नहीं है इसमें। वह सो रहा है, वह सो रहा है, तो ये सब क्या हो गया, सब अकर्मक क्रिया आ गया। श्याम सोता है, तो श्याम क्या हुआ, हमारा अकर्मक क्रिया हो गया। श्याम सोता है, मतलब ये कौन सा क्रिया, अकर्मक क्रिया है। सकर्मक क्रिया क्या होता है, जब किसी क्रिया का फल कर्ता पर ना हो पर कर कर्म पर पड़े, तो उसे वो बोलते हैं सकर्मक क्रिया। जैसे राम आम खाता है, राम आम खाता है। अब देखिए इसमें ऑब्जेक्ट आ गया, राम सब्जेक्ट है और वो क्या खा रहा है, आम खा रहा है, तो आम ऑब्जेक्ट आ गया। तो मतलब इसका जो खाना जो क्या खा रहा है, आम खा रहा है, तो ऑब्जेक्ट पे पड़ रहा है, मतलब कि राम पे। तो इसका जो क्रिया का फल किस पे पड़ रहा है, कर्म पे पड़ रहा है, मतलब आम पे पड़ रहा है। तो ये क्या हो गया, वहाँ सकर्मक क्रिया हुआ। मतलब आपको सीधा याद रखना है, जिसमें कर्म हो, मतलब जिसमें ऑब्जेक्ट हो, वो कौन सा हुआ, सकर्मक क्रिया। जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं हो वो क्या होगा, अकर्मक क्रिया होता है। ठीक है। एक होता है प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया होता है जिसमें हम प्रेरणा टाइप का देते हैं। जैसे मैंने उससे यह काम करवाया, या मैंने उससे चिट्ठी भिजवाई, मैंने उससे चिट्ठी भिजवाई, चिट्ठी
भिजवाया, भिजवाया, मैंने उसे ये करवाया, मैंने उसे मतलब जैसे आपको जो भी हो कि उसमें लगे कि आपने उससे वो काम करवाया है, तो वो क्या हुआ, सकर्मक क्रिया। भिजवाया है, ये सब क्या हुआ, सकर्मक क्रिया में ये परिणार्थक क्रिया आता, सकर्मक नहीं। सकर्मक क्रिया में किस में आएगा, जिसमें ऑब्जेक्ट रहेगा। सकर्मक क्रिया जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, अकर्मक क्रिया। एक होता है आपका पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया में क्या होता है, किसी काम के जिसमें दो काम, मतलब एक काम से पहले दूसरा काम इसमें हो जाता है, उसे हम बोलते हैं पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया में जैसे एक होता है कि वह मेरे आने से पहले चला गया, मतलब मेरे आने से पहले, मेरे आने, एक आना हो गया, से पहले चला गया, मतलब दो इसमें क्रिया आ गए। तो ये क्या होगा, पूर्वकालिक क्रिया, मतलब आने से पहले चला गया, तो मतलब यहाँ पे पूर्व ही काम होगा, चला गया। तो यहाँ पे क्या है, ये पूर्वकालिक क्रिया आता है हमारा, पूर्वकालिक क्रिया। ये क्या होगा, पूर्वकालिक क्रिया। नेक्स्ट आगे देखते हैं हम। इसमें दिया हुआ है निम्नलिखित वाक्यों में से मिश्र वाक्य ज्ञात कीजिए। तो वही आ गया। देखो ये क्वेश्चन हमेशा आते हैं, एक अशुद्धि संभिन्नात्मक जो क्वेश्चंस हैं, और एक आता है आपका मिश्र वाक्य, सरल वाक्य। ये सबसे हमेशा एक ना एक क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो अगर आप इसे कंप्लीट कर लेते हैं तो आपके हिंदी में 2-3 नंबर तो पक्के हो जाएंगे, ठीक है। और भी कुछ ही टॉपिक है जैसे ज़्यादा प्रश्न आ रहे हैं, हम इसमें हमें देखने से समझ में आ रहा होगा। निम्नलिखित वाक्यों में मिश्र वाक्य ज्ञात कीजिए। मिश्र वाक्य में मैंने बताया था कि कौन सा होगा, देखो क्योंकि किस में है, मिश्र वाक्य में आ रहा है। देखो क्योंकि, ये जो क्योंकि आया ना, क्योंकि किस में है, देखो आइए देख लेते हैं क्योंकि किस में है। यहाँ पर देखो क्योंकि, मिश्र वाक्य में जाओ और देखो क्योंकि जो ये है आपका दिखाई दे रहा है क्योंकि, तो क्योंकि किस में आ गया, मिश्र वाक्य में। बस आपको यही याद रखना है, क्योंकि किसमें, मिश्र वाक्य में। तो मिश्र वाक्य हमारा क्या हो गया, इसमें मिश्र वाक्य पूछा गया तो मिश्र वाक्य क्योंकि वाला, तो ये हमारा राइट आंसर है। श्रेयसी स्कूल नहीं आई क्योंकि वह नानी के घर गई थी, मतलब ये क्या है, हमारा मिश्र वाक्य है। आगे चलते हैं, देखते हैं। नेताजी ने भाषण दिया, नेताजी ने भाषण दिया, कौन सा काल है, तो एक काल से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, टेंस, ठीक है। इसमें कौन सा सामान्य भूतकाल हमारा क्या है, इसमें राइट आंसर है। आगे देखते हैं। प्रपतांग में कौन सा समास है, समास आपको आना चाहिए। समास में क्या होता है, प्रपतांग का यहाँ पे दिया हुआ समास कि जो प्रपतांग है, तो जो प्रपतांग मतलब क्या होता है, परीक्षा में प्राप्त अंक, परीक्षा में प्राप्त अंक को क्या बोलते हैं, प्रपतांक बोलते हैं। तो यहाँ पर जो में आ रहा है तो आपको कारक पता होगा कि कर्ता ने कर्म को करण से संपादन को के लिए कर्ता ने कर्म को करण से संपादन को के लिए अपादान से संबंध काके की अधिकरण में पर, मतलब यहाँ में में आ रहा था। में कौन सा है, अधिकरण तत्पुरुष समास है। कौन सा है, अधिकरण तत्पुरुष समास है। अधिकरण तत्पुरुष, तो इसमें अधिकरण तो दिया नहीं, डायरेक्ट तत्पुरुष दिया था। तत्पुरुष हमारा क्या है, राइट आंसर है। आगे देखते हैं हम। यहाँ पे दिया है कि कसौटी पर कसना, ये मुहावरा है। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए मुहावरे का अर्थ बताओ। कसौटी पर कसना मतलब अच्छी तरह जांच करना। हम बोलते हैं कि कसौटी पर कस दिया, मतलब अच्छी तरह जांच कर लिया, ठीक है, अच्छी तरह जांच करना। आगे आते देखते हैं हम। निरंतर लगातार व्यायाम करने से देह स्वस्थ रहता है। पहली बात तो हमें इसमें देखना है कि यहाँ पे चिन्ह के बारे में बताया गया कि कौन सा चिन्ह का प्रयोग कहाँ कहाँ पर किया जाता है। ये हमारा कौन सा चिन्ह है, तो यहाँ पे जो ये चिन्ह दिया गया है, ये क्या है, अर्धविराम। ये है अर्धविराम। अर्धविराम में क्या होता है कि आपको यहाँ पे जब हम इसमें क्या होता है कि जहाँ विराम से भी कम, जहाँ अपूर्ण विराम से भी कम समय लगा के लिए ठहरना होता है, उसे क्या बोलते हैं, अर्धविराम बोलते हैं, ठीक है। ये यहाँ पे अर्धविराम हो गया।
ये क्या है आपका, यहाँ पे योजक चिन्ह बोलते हैं इसे। इसे क्या बोलते हैं, योजक चिन्ह। अब योजक चिन्ह का प्रयोग कहाँ किया जाता है, योजक चिन्ह में जब हम वहाँ पर प्रयोग करते हैं, जैसे द्वंद्व समास या युग्म शब्द को, जो दो युग्म शब्दों के बीच होता है या दो सहचर शब्दों के बीच इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे हम देते हैं ना माता पिता, तो माता पिता में करते हैं कि माता पिता अगर प्रयोग करते हैं। फिर उसके बाद हमें करना इधर उधर, इधर उधर लिखना रहे, उधर, तो यहाँ पे भी ये योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अब आता है ये वाला हमारा क्या है, कोष्टक चिन्ह। इसे क्या बोलते हैं, कोष्टक चिन्ह, कोष्टक चिन्ह। अब जो ये कोष्टक चिन्ह है, अब ये कोष्टक चिन्ह का प्रयोग कहाँ होता है, कोष्टक चिन्ह का प्रयोग दो भागों में, दो चीज़ों में किया जाता है। एक है पहला अर्थ स्पष्ट करने के लिए, अर्थ स्पष्ट अर्थ स्पष्ट करने के लिए। दूसरा होता है मनोभाव व्यक्त करने के लिए, मनोभाव व्यक्त करने के लिए, ठीक है। अर्थ स्पष्ट करने के लिए हम कैसे करते हैं, यहाँ जा देख लेते हैं। अर्थ स्पष्ट करना मतलब क्या होता है कि जब हम क्या करते हैं कि जैसे हम करते हैं कि कुछ लिख रहे होते हैं, उसके बीच में हम जैसे वो लिखते हैं क्या कि वह, यहाँ पे वह अनवरत, अब अनवरत का मतलब हमें पता नहीं है, तो हम यहाँ कोष्ठ में लिख देते हैं ना कि लगातार लिख दिए। अनवरत मेहनत कर रहा है, अब कोष्ठ में लिख दिए, हमें ये पता नहीं है अनवरत का मतलब, तो इसलिए समझने के लिए अर्थ का जो भाव, अर्थ स्पष्ट करने के लिए हमने यहाँ पे लिख दिया अनवरत कि वो क्या कर रहा है कि वह अनवरत मेहनत कर रहा है, ऐसे भी लिख सकते थे, लेकिन हमने क्या किया यहाँ पे कोष्ठ में लिख दिया। तो अर्थ स्पष्ट करने के लिए लिखा, तो यहाँ पे क्या हो गया कि कोष्टक चिन्ह का प्रयोग किया गया। अब दूसरा क्या होता है कि हम अगर कोई कहानी लिखते हैं, उस कहानी में लिखते हैं ना कि जैसे ऐसे लिखते हैं भगत सिंह ऐसे भगत सिंह लिख दिए, यहाँ पर लिख दिए उत्तेजित होकर, मतलब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, मनोभाव व्यक्त कर रहे हैं कि भगत सिंह कैसे हैं, उत्तेजित हैं, और बोल रहे हैं आगे क्या बोल रहे हैं कि अपना सिर चढ़ाने के लिए मैं मादरे हिंद की खिदमत के लिए अपना सिर चढ़ाने के लिए तैयार हूँ। यहाँ पे अब आगे लिख देंगे मैं मादरे हिंद की खिदमत के लिए, मतलब जो इसमें मनोभाव व्यक्त किया जा रहा है। यहाँ पे क्या है, हम अर्थ स्पष्ट करने के लिए कोष्टक चिन्ह का प्रयोग कर रहे हैं, यहाँ पे मनोभाव व्यक्त करने के लिए कोष्टक चिन्ह का प्रयोग कर रहे हैं। तो यही क्वेश्चन है। क्वेश्चन में देखते हैं क्या, निरंतर लगातार व्यायाम करते रहने से देह स्वस्थ रहता है। मतलब निरंतर और लगातार दोनों एक ही है, तो निरंतर यहाँ पे क्या है, लगातार किसके लिए प्रयोग किया गया, निरंतर को समझाने के लिए लगातार यहाँ पर प्रयोग किया गया है कि निरंतर व्यायाम करते रहने से देह स्वस्थ रहता है, तो कोष्टक चिन्ह का यहाँ पे प्रयोग किया जाएगा। तो ये हमारा क्या है, राइट आंसर है। अब ये है खाली स्थान, मतलब ये क्या है, इसे हम बोलते हैं लोप चिन्ह। इसे क्या बोलते हैं, लोप चिन्ह कहा जाता है। जैसे हम क्या करें, खाली स्थान छोड़ देते हैं, खाली स्थान जैसे जिसका आदि होता है उसका डैश निश्चित होता है, मतलब उसका लोप चिन्ह वहाँ पर रख देते हैं कि उसका अंत निश्चित होता है। तो ये क्या होता है कि खाली स्थान उसलिए छोड़ा जाता है। अब देखा है छो दिखाना, ये मुहावरा है। छो दिखाना का मतलब क्या होता है, ऊपरी प्रेम प्रकट करना, मतलब वो छो दिखा रहा है, मतलब ऊपरी प्रेम प्रकट कर रहा है। छो दिखाना मतलब प्रेम प्रकट करना, ऊपरी प्रेम प्रकट करना। अब ये आ गया आपका गद्यांश को आपको क्या करना है, पहली बार क्वेश्चन को देखना है, उपयुक्त गद्यांश के लिए शीर्षक क्या होगा, तो आपको पढ़ना है इसे। अब अनुशासन, इन दो शब्दों के योग से अनुशासन शब्द की रचना होती है। हमें जब यही पढ़ते तो हमें समझ में आ गया कि अनुशासन से मतलब इसका जो वो होगा कुछ अनुशासन टाइप का ही होगा।
देखो इसमें अनुशासन और हम दिया है, आदर्श जीवन दिया, आदर्श ही नैतिकता, अनुशासन का महत्व। जो हम पूरा पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि अनुशासन के किस लिए। देखो एक बार पढ़ लेते हैं। अनुशासन इन दो शब्दों के योग से अनुशासन शब्द की रचना होती है। इसका अर्थ शासन के पीछे चलना अर्थात निर्धारित नियमों का पालन करना, कार्य में व्यवस्था बनाए रखने अथवा कार्य को व्यवस्थित ढंग से करने के लिए अनुशासन का पालन करना आवश्यक होता है। सृष्टि के कण कण अनुशासन के बंधन में बंधा है, समय के अनुशासन में बंधा है। ऋत चक्र दिन और रात का क्रम भी अनुशासन की कहानी को ही दोहराता है। अनुशासन का पालन करना निर्माण का सूचक है तथा अनुशासन का उल्लंघन करना विनाश का। वास्तव में जीवन का ही दूसरा नाम अनुशासन है। मनुष्य बचपन में जिस आचार विचार को ग्रहण करता है तथा जिस प्रकार का व्यवहार करता है वही उसके भाव जीवन की पूंजी है। इसी तरह इसी पूंजी का उपयोग करके वह सफलता के सोपान पर चढ़ पाता है। एक प्रसिद्ध कहावत है, अनुशासन ही जीवन है। इस कथन में छिपी हुई पग पग पर प्रकट होती है। व्यक्तिगत जीवन के साथ साथ सामाजिक जीवन में भी अनुशासन की आवश्यकता को नकारा नहीं जा सकता। अनुशासनहीनता समाज में सभी सदस्य उच्चृंखल और स्वेच्छाचारी बन जाते हैं। अनुशासन व्यक्ति को मानसिक और बौद्धिक विकास करता है। खेल जीवन के लिए को अनुशासन में रहना सिखाते हैं। अनुशासनबद्ध क्रिकेट टीम देश के लिए खेलकर उसका नाम ऊंचा करती है। अनुशासन का पालन करने के सैनिक देश की रक्षा करते हैं। वैज्ञानिक अनुशासन के आदर्श हैं। विद्यालयों से व्यक्ति अनुशासन का पालन करना सीखता है। मतलब हमें क्या है अनुशासन, और हम तो है नहीं। अनुशासन का महत्व इसमें बताया गया है, तो यही क्या है इसका सही आंसर है। आगे देखते हैं हम। अनुशासन व्यक्ति का विकास करता है, रिक्त स्थान को पूर्ति करें। तो अनुशासन यहाँ पे देखो एक और पढ़ोगे तो यहाँ पे समझ में आ जाएगा कि अनुशासन का पालन करना सूचक है। मनुष्य आचार विचार ग्रहण करता है तो शरीर का विकास करता है, सामाजिक का विकास करता है, हृदय का, मानसिक और बौद्धिक दोनों विकास करता है। ये हमारा क्या राइट आंसर है। आगे देखते हैं हम। यहाँ पे देखो अनुशासन का पालन करना किसका सूचक है, तो हम इसमें दिया गया था कि अनुशासन का पालन करना निर्माण का सूचक है। यहाँ पे दिया गया आपका, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, निर्माण का सूचक है। ये हमारा क्या राइट आंसर है। आगे देखते हैं नेक्स्ट गद्यांश में। देखो मनुष्य सफलता के सोपान पर कैसे चढ़ सकता है, तो मनुष्य सोपान यहाँ पर दिया है कि मनुष्य, इसे कथन यहाँ पर दिया है कि इस पूंजी का उपयोग करके वह सफलता के सोपान पर चढ़ सकता है। तो कैसे चढ़ सकता है, अनुशासन से। अनुशासन से क्या कर सकता है, वो सफलता के ऊंचाई पर चढ़ सकता है। अब यहाँ पे है दूसरा, अनुशासन शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा, तो अनुशासन का संधि विच्छेद क्या होता है, अनु प्लस शासन, जोड़ शासन। ये क्या अनुशासन का संधि विच्छेद है। आगे चलते हैं। अब 20 क्वेश्चन अभी कंप्लीट हो गए। आई होप आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो जय हिंद, जय भारत।